नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। अब आगे की क्लास में चलते हैं और आगे की क्लास में हम आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में, जो कि अध्याय 3 से शुरू होता है। तो अध्याय 3 लिख देता हूं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। जैसे वहां पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण था, वैसे ही यहाँ पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। अध्याय 3 के अंतर्गत जो हमको धारा पढ़ना है, धारा 6 से लेकर के धारा 11 तक पढ़ना है। अगर मेनली देखें तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 6 धाराएं पढ़नी है। लेकिन इन धाराओं के बीच में आप देखेंगे कि कुछ ऐसी धाराएं हैं, जैसे धारा 8, तो उस धारा 8 का 8 क दे दिया है, या फिर धारा 11 है, उस धारा 11 में क ख 2 उपधाराएं दी गई हैं। मतलब 11 एक मेन है, फिर 11 का क, 11 का ख, इस तरीके से। तो अभी हम मुख्य बिंदु पर बात करते हैं कि इसमें जो धाराएं पढ़नी है उनको हमको 6 से लेकर के 11 धाराएं पढ़नी है, यानी कुल धाराएं जो पढ़नी है इसमें वो है आपका 6 धाराएं। और बाकी जो जैसे 8 का क है तो उसी में पढ़ेंगे, 11 का क ख है तो उसी में आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग, जैसे ही 6, 8 धारा जो भी आएगा। ठीक, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा, केंद्रीय स्तर पर यानी पूरे भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होगा, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के स्तर पर भी एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होगा। ये अधिनियम व्यवस्था करता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं धारा 6, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन। धारा 6, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, या फिर उसकी संरचना क्या होगी, या फिर इसके अलग अंतर्गत जैसे सदस्य सचिव था, इसमें सदस्य सचिव होगा कि नहीं, या सदस्य सचिव के लिए क्या योग्यता विशेष दी गई है, वो सारी चीजें देखने वाले। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की जो जिम्मेदारी दी गई है वह दिया गया है धारा 6 की उपधारा 1 के अंतर्गत, और कहता है कि जो राज्य सरकार है वह राज्य सरकार अधिनियम के अधीन एक राज्य प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसको राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहेंगे। ठीक है, कौन गठन कर रहा है? तो राज्य सरकार गठन कर रही है। इस निकाय का नाम क्या है? तो राज्य अभिकरण, राज्य प्राधिकरण इसका नाम है। और इसी राज्य प्राधिकरण को हम कहेंगे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक, यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार का है, जो कि राज्य प्राधिकरण का गठन करेगी, और उसी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा। ये राज्य प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को शक्तियां कहां से मिलेंगी? तो इसी अधिनियम में उसकी शक्तियां और कार्य भी बताए गए हैं, जिसको कि राज्य प्राधिकरण करेगा। ये तो रहा इसका एक उपधारा 1। अब दूसरा देखते हैं उपधारा 2, जो कि बताएगा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो होगा उसकी संरचना कैसे होगी, यानी किन किन लोगों से, किन किन अध्यक्ष या सदस्यों से मिलकर के ये बनेगी। तो यहां पर लिख देता हूं संरचना। संरचना में जैसा कि वहां पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में एक मुख्य संरक्षक होता था, यहां पर भी एक मुख्य संरक्षक होगा। और मुख्य संरक्षक कौन होगा उस विषय पर भी अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंतर्गत आएगा वो आएगा क नंबर पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे मुख्य संरक्षक। दूसरा जो होगा, जिसको हम लिख रहा हूं मैं ख नंबर पॉइंट में, जिसको हम कहेंगे कार्यकारी अध्यक्ष।
और तीसरा नंबर पॉइंट जो होगा जिसको हम लिखेंगे ग नंबर पॉइंट में, जो कि होंगे सदस्य। ठीक, तो मुख्य संरक्षक कौन होगा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का? जो भी उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति होगा वही वहां का मुख्य संरक्षक हो जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा वह उसका मुख्य संरक्षक हो जाएगा। तो इसको लिखता हूं मैं हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अब इसका दूसरा जो बिंदु है जो कि कार्यकारी अध्यक्ष का है, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? तो कार्यकारी अध्यक्ष जो होगा वो उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा, यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा। अब यहां पर सवाल ये आता है कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है तो वह जो कार्यकाल में है, कार्यकालीन है, वह होगा या रिटायर वाला होगा? तो यहां पर भी कार्यकालीन भी हो सकता है, यानी जो अभी काम कर रहा है उसकी बात भी, और जो रिटायर हो चुका है यानी सेवा मुक्त हो चुका है वह भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि ये जो अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष, इसका नियुक्ति कैसे होगा, इसका नियुक्ति कौन करेगा? तो जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति तो जैसे वहां पर कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे, तो यहां पर राज्य स्तर का है, चूंकि राज्य सरकार बना रही है तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ? राज्यपाल। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन क्या राज्यपाल स्वयं से किसी को भी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा? परामर्श लेना पड़ेगा, यानी सलाह लेना पड़ेगा। किससे सलाह लेना है इसको? तो जो भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उससे। ठीक, न्यायाधीश, उसको मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उसको सलाह लेना पड़ेगा। उसी सलाह के आधार पर वह उसको नियुक्त कर सकता है। तो पहला तो मुख्य संरक्षक की योग्यता ही पता चल गई कि वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। कार्यकारी अध्यक्ष की भी योग्यता पता चल गई कि वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, दोनों ही स्थिति में वो रह सकता है। अब सदस्यों के विषय में मुख्य बात है कि सदस्य कौन होंगे। तो सदस्य के लिए जो योग्यता है, जो अर्हता है, वह हम देखेंगे कि इसको राज्य सरकार निर्धारित करेगी। यानी सदस्य जो होगा वह इसकी अर्हता या योग्यता, यानी कौन बन सकता है, यह निर्धारित करेगा कौन? राज्य सरकार। और ये जो सदस्य हैं, अब इसकी नियुक्ति जैसे राज्यपाल किया, अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति करने का काम किसका है? राज्य सरकार का ही है। यानी योग्यता, अनुभव, अर्हता जो भी है उसके लिए जो भी फुलफिल करना है वो चीज तो राज्य सरकार निर्धारित करेगी ही करेगी। जैसे किसी वकील को 7 साल का अनुभव है, उसको बनाना है नहीं बनाना है, ऐसा टाइप का। तो जो भी योग्यता, अर्हता या अनुभव कुछ भी हो सकता है, ये सब निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और इस सदस्य की नियुक्ति की भी जिम्मेदारी किसकी है? ये भी राज्य सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन सवाल यही पे आता है कि क्या राज्य सरकार खुद से इनकी नियुक्ति कर सकता है? तो नहीं, यहां पर भी राज्य सरकार बाध्य होगा किसके? सलाह पर। और किस प्रकार का सलाह? तो ये सलाह लेना पड़ेगा इसको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक, तो यहां पर जो भी नियुक्तियां हो रही हैं मुख्य संरक्षक को छोड़ करके सभी की नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर ही हो रही है। जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। इतना से बनकर यह क्या होगा? ये जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये बन गया, इतने लोगों को मिलाकर के क्या बना? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ये 3 प्रकार के लोगों को मिलाकर के।
ठीक। लेकिन अब हम देखेंगे धारा 6 की उपधारा 2 तो हो गया, धारा 6 की उपधारा 3। धारा 6 की उपधारा 3 जैसा कि उसमें देखा था राष्ट्रीय प्राधिकरण में, वहां पर एक सदस्य सचिव बनाना था। तो सदस्य सचिव का काम क्या रहता है? सदस्य सचिव पूरा लेखा जोखा करेगा, उसी के नाम से आदेश निकाले जाएंगे, वो उसका सदस्य सचिव होगा। तो यहां पर भी एक सदस्य सचिव बनाया जाएगा जो कि होगा धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वहां पर हमने देखा था सदस्य सचिव बनाने के लिए जो अर्हता है, जो योग्यता है, जो अनुभव है, वह केंद्र सरकार निर्धारित करती थी। और केंद्र सरकार सदस्य सचिव की नियुक्ति भी करती थी, लेकिन परामर्श लेती थी किससे? मुख्य न्यायमूर्ति से। ठीक। यहां पर भी राज्य सरकार राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के अधीन ऐसे शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो सरकार द्वारा विहित किए जाए या प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सम्मत किए जाए, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्ति को जिस जिला न्यायाधीश के नीचे की पंक्ति का न हो, उसे सदस्य सचिव नियुक्त करेगी। तो कुल मिला के यहां पर सदस्य सचिव की अगर मैं बात करूं तो इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? इसकी नियुक्ति करने की जिम्मेदारी किसकी है? फिर वही राज्य सरकार की। फिर से सवाल पूछूंगा, क्या राज्य सरकार स्वयं कर सकता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर करेगा। न्यायमूर्ति की सलाह पर करेगा। क्लियर है? जहां की हमने राष्ट्रीय प्राधिकरण में देखा था कि सदस्य सचिव जो बनाना है, ये सदस्य सचिव का काम क्या होगा आगे डिफाइन करेंगे। वैसे मैं मोटा मोटी बता चुका हूं, सारे आदेश इसी के नाम से निकलेंगे, सारा रिकॉर्ड वगैरह इसी को मेंटेन करना है। वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने देखा था ये जो प्राधिकरण, उस प्राधिकरण में हमने क्या देखा था? उस प्राधिकरण में हमने देखा था कि सदस्य सचिव की क्या योग्यता, क्या अर्हता होगी, वो निर्धारित करेगी कौन? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। लेकिन यहां पर सदस्य सचिव की योग्यता के विषय में बता दिया है कि जो भी सदस्य सचिव बनेगा वो जिला न्यायाधीश के नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। जिला न्यायाधीश के नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। यहां पर एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां पर जो भी सदस्य सचिव बनाए जाएंगे, वह राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा से चयनित व्यक्ति को ही बनाए जाएंगे। यानी इसको स्पष्ट करता हूं, और राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा। ठीक। राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा कहने का मतलब यह है कि जैसे जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश के नीचे के पंक्ति का तो बनाना नहीं, लेकिन जिला न्यायाधीश के इक्विवेलेंट अगर मान लेते हैं पोस्ट की बात करें तो एक कलेक्टर है। ठीक। कलेक्टर का पावर लगभग जिला न्यायाधीश के बराबर होता है, वो अपने क्षेत्र में होता है, ये इसके क्षेत्र में। तो अगर सरकार चाहे तो कलेक्टर को या कलेक्टर से ऊपर के किसी अधिकारी को, जैसे कमिश्नर हो गया, तो क्या उसको यहां पर सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त कर सकता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी नियुक्त करना है उसे राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा यानी न्याय के क्षेत्र से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उन्हीं को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है राज्य प्राधिकरण के अंतर्गत। क्लियर है? अब लेकिन एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, या फिर मैं वो सवाल पैदा करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला क्लास जब हमने पढ़ा था, और उस क्लास में हमने एक नाम पढ़ा था जिनका नाम था जस्टिस पी.एन. भगवती।
और जस्टिस पी.एन. भगवती ने जब राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बात की तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक होना चाहिए और बाकी राज्य के स्तर पर भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होने चाहिए। और ये राज्य स्तर पर जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात पी.एन. भगवती ने की तो कई राज्यों ने इसे अपने अपने स्तर पर लागू करने का भी प्रयास किया। तो जब उन राज्यों में एक रूपता नहीं थी, अलग राज्य कोई अलग तरीके से दे रहा है, दूसरा राज्य कुछ अलग तरीके से दे रहा है, पहले राज्य की संरचना अलग है, दूसरे राज्य की संरचना अलग है, ठीक। लेकिन कुछ कॉमन चीज तो था हर राज्य में, जो कि था सदस्य सचिव का। यानी हर राज्य ने सदस्य सचिव तो बनाया ही था, यानी एक सचिव बनाया था जो सदस्य सचिव के नाम से जाना जाए, किसी नाम से जाना जाए, कुल मिला के वह जो भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण था उस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चीजों का लेखा जोखा करता था, या उसी के नाम से सारे लिखा पढ़ी करता था, या उसी के नाम से सारे आदेश निकाले जाते थे, ठीक है। तो ये इतिहास इसीलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ये चीजें आगे काम आती। अब देखिए, पहले से सदस्य सचिव कहीं पे मान लेते हैं किसी राज्य ने, मान लेता हूं एक राज्य है जो कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश स्टेट ने पहले से अपने यहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण टाइप का कोई संगठन बना करके रखा है, कोई प्राधिकरण बना करके रखा है। अब कोई प्राधिकरण बना करके रखा है तो उसमें हो सकता है उसने सदस्य सचिव भी बनाया हो। तो क्या ये अधिनियम जब लागू हो गया तो वो सदस्य सचिव निकाल दिया जाएगा अगर वो ये योग्यता पूरा ना करे तो इसका उत्तर है नहीं। इसका उत्तर क्या है? नहीं है, क्योंकि आपके अधिनियम के अंतर्गत आप देखेंगे कि परंतु प्राधिकरण के गठन की तारीख से ठीक पूर्व राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य कर रहा व्यक्ति उस प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में 5 वर्ष की अनावधि को अधिक संभाल लेगा, इस उपधारा में नियुक्त किए गए आहरित न हो। मतलब कहना यह चाहता है, यदि कोई पहले से किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी कोई संरचना बना करके रखी है और वहां पर सदस्य सचिव के नाम से उसका पद ना हो, किसी अन्य नाम से ही हो, लेकिन वो लगभग सदस्य सचिव के बराबर हो, यानी ये जो काम करेगा वही काम वो कर रहा होगा पहले से, तो ये अधिनियम के लागू होने से पहले की बात करता है। पहले यानी अधिनियम के लागू होने से पहले कोई सदस्य सचिव जैसा पद हो, जैसा पद के पद जैसे पद में किसी की नियुक्ति हुई हो, अब सदस्य सचिव जैसे पद में किसी की नियुक्ति हुई हो तो ध्यान रखना है कि जब यह अधिनियम लागू होगा, लागू होने के बाद ही तो हम राज्य सरकार जब बनाएगी किसी को सदस्य सचिव तो इसको फॉलो करेगी। उससे पहले राज्य सरकार हो सकता है अपना नियमावली बनाया होगा कि किसी वकील को बना सकते हैं, किसी प्रशासनिक अधिकारी को बना सकते हैं, किसी को भी बना सकता था क्योंकि उस समय अधिनियम नहीं था। तो अगर उससे पहले उसकी नियुक्ति हो चुकी है अधिनियम के लागू होने से पहले, तो वह व्यक्ति 5 वर्ष तक अधिकतम कार्य कर सकेगा। यानी अगर पहले से अध्यक्ष सदस्य सचिव बनाया जा चुका है, सदस्य सचिव का मतलब सदस्य सचिव जैसा कोई पद जिसमें किसी की नियुक्ति हो चुकी है, तो मैक्सिमम 5 वर्ष तक वो काम करता रहेगा, भले ही उसके पास ये वाली योग्यता न हो तो भी। क्लियर है? तो पता चला किसी राज्य सरकार ने नियुक्त कर दिया है, अब उसे अचानक से हटा दो भाई अधिनियम लागू हो गया, वैसा नहीं होगा। 5 साल तक उसको मौका मिलेगा, 5 साल तक वो काम करेगा। तो यहां तक बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। अब हम देखेंगे धारा
6 की उपधारा 4, धारा 6 की उपधारा 4, धारा 6 की उपधारा 4 कहता है कि जो इसके सदस्य होंगे, सदस्य मतलब ये सदस्य कहां गया, ये वाला सदस्य, ठीक, जिसको कि राज्य सरकार बना रही है या जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार कर रही है मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, ठीक। तो पहला तो पद हो गया जो कि सदस्य है, और दूसरा पद हो गया जो कि सदस्य सचिव है, ठीक। सदस्य और सदस्य सचिव दोनों पदों के विषय में इनकी पदावधि क्या होगी या उनकी अन्य शर्त क्या होगी। पदावधि और अन्य शर्तें मतलब कितना वेतन मिलेगा या फिर उनको क्या क्या गाड़ी घोड़ा मिलेगा, उनके पावर क्या होंगे, ये सब चीजें, ठीक। तो ये जो दो प्रकार के व्यक्ति हैं यहां पर, एक तो सचिव, सदस्य सचिव, और एक सदस्य, सदस्य जो कि आयोग मतलब प्राधिकरण का सदस्य है, सदस्य सचिव जो कि प्राधिकरण का सदस्य है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की है। किसकी नियुक्ति, सदस्य सचिव की, और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। इन दोनों के विषय में कहता है, इन दोनों के विषय में जो, इन दोनों के विषय में किसके विषय में बात करता है, एक तो पदावधि की बात करता है, कितने टेन्योर तक ये काम करेंगे, साथ ही साथ जो शर्तें, अन्य शर्तें होंगी, इनकी बात करता है। ये पदावधि और शर्तें कौन निर्धारित करेगा, कैसे निर्धारित करेगा, इस विषय में धारा 6 की उपधारा 4 में बात की गई, ठीक। तो इसके जो पदावधि और शर्तें हैं, यह निर्धारित करने का काम करेगा, इसको निर्धारित करेगा कौन, तो वो करेगी राज्य सरकार, राज्य सरकार। इसको अगर मैं बोलूं तो स्टेट गवर्नमेंट, अंग्रेजी मीडियम वाले भी जान ही जाते हैं, लेकिन लिख देता हूं कभी कभी मन करता है, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट खुद से वो कर लेगी क्या, नहीं, इसको सलाह लेना पड़ेगा फिर से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जो भी राज्य प्राधिकरण है उसमें हर काम देख रहे हैं, वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा रही है। जब वेतन भत्ता वाला काम आएगा तो उसको राज्य सरकार भले ही अलग से करेगी, लेकिन जो कार्यवाही वाला बात है, कार्यवाही वाली चीजें हैं, वो सब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही की जा रही। अब अगला बात देखते हैं, जो कि धारा 6 की उपधारा 5, अरे मिट जा, धारा 6 की उपधारा 5, धारा 6 की उपधारा 5 कहता है कि प्राधिकरण अधिनियम के धारा 6 की उपधारा 5 कहता है कि अब फिर से बात आ जाती है, फिर से कहानी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां मुख्य संरक्षक है, कार्यकारी अध्यक्ष है, सदस्य हैं, सदस्य सचिव भी बना दिए। अभी तक हमने मुख्य रूप से 4 प्रकार के लोगों को, 4 प्रकार के पदाधिकारी को देखा है। एक तो मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष, फिर सदस्य और सदस्य सचिव। लेकिन क्या ये 4 लोग ही मिलकर के प्राधिकरण चला सकते हैं? नहीं, उनको कार्यवाही में और कुछ सहयोग चाहिए, टाइपिंग, वाइपिंग, 3, 13 लिखने वाला अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए। तो धारा 6 की उपधारा 5 के अंतर्गत जो प्राधिकरण है, राज्य प्राधिकरण है, इस राज्य प्राधिकरण के अंतर्गत कर्मचारी एवं अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अधिकारी की नियुक्ति, अब कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे? तो जितना में उस प्राधिकरण का काम अच्छी तरीके से चल सके,
उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। तो कौन बताएगा कि काम अच्छे से कितने में चलेगा? कौन बताएगा? तो यही राज्य प्राधिकरण ही बताएगी ना भाई कि इसको कितनी आवश्यकता है। राज्य प्राधिकरण ही निश्चित करेगी कि मुझे कितने अधिकारी और कर्मचारी की आवश्यकता है, तो उतने अधिकारी और कर्मचारी, जितना अधिकारी कर्मचारी चाहिए जिससे कि उसका काम अच्छी तरीके से चल सके, स्मूथली चल सके। तो राज्य प्राधिकरण जो है वही बताएगी कि अधिकारी और कर्मचारी की संख्या कितनी होनी चाहिए। दूसरा बात, इन अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति की बात करूं तो इनकी नियुक्ति भी करेगी कौन? यही सेम राज्य प्राधिकरण। लेकिन किसी भी व्यक्ति को राज्य प्राधिकरण क्या नियुक्त कर सकता है? मुझे चाहे तो नियुक्त कर लेगा क्या? आपको चाहे तो नियुक्त कर लेगा क्या आपने उसमें? तो इसका उत्तर होगा नहीं, नियुक्त वैसे नहीं कर सकता। नियुक्ति हेतु जो नियम होंगे, यानी कैसे व्यक्ति को नियुक्त करना है, क्या करना है, जो भी नियम है, ये नियम जो बनाएगा वो बनाएगा नियुक्ति नियम, लिख देता हूं, ये बनाएगी राज्य सरकार। और इसको परामर्श यानी सलाह लेना पड़ेगा किससे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के राज्य सरकार नियुक्ति का नियम बनाएगी और फिर नियुक्ति का नियम बना करके उस राज्य प्राधिकरण को देगी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को। फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसी नियुक्ति नियम आदि के आधार पर जितनी संख्या में उसे कर्मचारी या अधिकारी चाहिए उनकी नियुक्ति स्वयं से करेगा। ठीक है, लेकिन सवाल अब फिर से आ गया भैया कि इनकी नियुक्ति तो हमने कर दिया धारा 6 की उपधारा 5 के अंतर्गत। अब इनको, ये जो अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, इन अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को, जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जो कि धारा 6 की उपधारा 5 के अंतर्गत नियुक्त हो रहे हैं, इन अधिकारी या कर्मचारी के वेतन भत्ते क्या होंगे, सेवा शर्तें क्या होंगी? ठीक, इनके वेतन भत्ते क्या होंगे, सेवा शर्तें क्या होगी? ये कैसे निर्धारित होगा? वेतन भत्ते लिख दिया हूं, सेवा शर्तें यानी कितने समय तक ये काम करेंगे, कब छोड़ देंगे, कब इनको हटा दिया जाएगा, संविदा वाले रहेंगे कि परमानेंट रहेंगे। आजकल संविदा वाले बहुत आंदोलन करते हैं, पहले संविदा में भर्ती हो जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग उस क्षेत्र से भर्ती हो गए, जैसे वो NRLM वाले कर लेंगे, वो नेशनल हेल्थ मिशन वाले करेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, वो लोग पहले हो जाते फिर उसके बाद आंदोलन करते, संविदा में रहते, कहते परमानेंट करो। तो कैसे रहेंगे ये? 18,000 वेतन मिलेगा कि 58,000 मिलेगा? कैसे निर्धारित होगा? तो ये सब निर्धारित कौन करेगा? तो ये सब निर्धारित करेगा कौन? सेम पैसे की बात आएगी तो निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि राज्य सरकार यहां पर जो कर रही है, अगर मान लेते कम पैसा दे रही है राज्य सरकार, तो अधिकारी कर्मचारी मन से काम नहीं करेंगे, घूस लेंगे अंदर से, अंडर द टेबल काम होगा। तो इनको एक ठीक ठाक वेतन मिले, ठीक ठाक पैसा मिले, ये भी तो जरूरी है। तो इनका जो निर्धारण होगा, ये निर्धारण करेगा
निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कोई भी काम देख रहे हैं प्राधिकरण के अंतर्गत, जो भी काम हो रहा है सबको तो सलाह लेना ही पड़ रहा है। यहां पे भी सलाह लेना पड़ा, यहां पर भी सदस्य सचिव बनाना है तो भी सलाह लेना पड़ा, यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाना है तो भी सलाह लेना पड़ा, अन्य सचिव बना रहा है स्टेट गवर्नमेंट तो भी सलाह लेना पड़ा। किससे? मुख्य न्यायाधीश से। तो यहां पर भी राज्य सरकार जो निर्धारित करेगी तो सलाह पर निर्धारित करेगी। सलाह कौन देगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, सेम जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, उसमें भी वही सलाह देता था और ये लोग अपना काम करते थे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सलाह देता था भाई कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। अब कहता है कि धारा 6 की उपधारा 7 में आएंगे। धारा 6 की उपधारा 7 संचित निधि के बारे में बात करता है। संचित निधि, संचित निधि के विषय में तो पढ़ाया ही हूं कि जब संचित निधि की बात आएगी, ठीक, संचित निधि की जब भी बात आएगी तो ये बात तो समझ लेना, निधि का स्पेलिंग हो सकता है गलत हो जाए। ठीक, क्या होता है स्पेलिंग? हाँ सही है स्पेलिंग। जब भी संचित निधि की बात आएगी इसका मतलब ये है कि संचित निधि क्या है, तो यहां पर जैसे राज्य सरकार है तो राज्य सरकार की संचित निधि होगी, यानी राज्य सरकार की जो भी कमाई होगी सबसे पहले यहां आएगी। ठीक, सबसे पहले इसी निधि, इसी फंड में जमा होगी। अब राज्य सरकार को कोई योजना चलाना है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ तो बीजेपी वाले बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसे चलाना है, उसके लिए फंड देना है 5,000 करोड़। तो पहले ये क्या करेगी? विधानसभा में एक प्रस्ताव रखेगी और प्रस्ताव को बोला जाएगा विनियोग विधेयक। और जब ये विनियोग विधेयक पारित होगा, बोलेगा कि हाँ 5,000 करोड़ दे दो, 5,000 करोड़ दे दो, विधानसभा बोलेगी तो यहां से राज्य सरकार पैसा निकाल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में खर्च कर देगी। लेकिन ये तो मामला जुडिशरी का है, अगर इसमें भी मामला विनियोग विधेयक का आए तब तो फिर बात गड़बड़ है, क्योंकि कब सरकार वो करेगी विनियोग विधेयक, तब हो सकता है इनका तो कामकाज ही रुक जाए। अब योजना के लिए तो 4 महीना बाद चला सकते हैं, लेकिन इसको तो नहीं रोक सकते ना। हाई कोर्ट के जज का वेतन तो नहीं रोक दोगे, तो उसको कहा जाता है, ये कहेंगे कि संचित निधि पर भारित। संचित निधि पर भारित कहने का मतलब सामान्य सा है कि इनको जो भी चीजें संचित निधि पर भारित होगी, जैसे हाई कोर्ट के जज का वेतन अगर संचित निधि पर भारित है तो किसी प्रकार से कोई विनियोग विधेयक लाने की जरूरत नहीं, सीधा पैसा निकालो और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ठीक, तो यहां पर भी अगर मैं कह रहा हूं बात कि संचित निधि पर भारित होगी, तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि संचित निधि पर भारित होगी तो 2 प्रकार के संचित निधि होते हैं, एक तो राज्य सरकार का और एक केंद्र सरकार का। तो यहां पर जो भी भारित होगा, चूंकि सारा काम राज्य सरकार देख रहा है, तो यहां पर संचित निधि पर भारित जो होगी वह राज्य सरकार के संचित निधि पर भारित होगी। स्टेट गवर्नमेंट का संचित निधि जो होगा उस पर भारित होगा। ठीक, क्लियर कट, कोई समस्या नहीं। लेकिन संचित निधि पर भारित क्या होगा, यानी कौन कौन सी चीजों के लिए फिर से विनियोग विधेयक पास कराने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए लिखा है, सबसे पहला नंबर पॉइंट है जो कि है पहला, प्रशासनिक व्यय। ठीक, यानी जो भी इस प्राधिकरण को चलाने में प्रशासनिक व्यय आएगा, जैसे जो भी है, जो भी प्रशासन में व्यय होगा उसको। ठीक,
दूसरा है सदस्य सचिव, ठीक। तीसरा है अधिकारी और कर्मचारी, जो भी इसके अंतर्गत अधिकारी होंगे या कर्मचारी होंगे। ठीक, तो प्रशासनिक व्यय तो अलग ही है, सदस्य सचिव या अधिकारी और कर्मचारी के जो वेतन होंगे, भत्ते होंगे, यहां तक कि पेंशन भी, ये सब कहां पर भारित होंगे? राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होंगे। यानी राज्य सरकार को इसके लिए विनियोग विधेयक लाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट निकालो, दे दो, खत्म, क्योंकि संचित निधि पर भारित इस अधिनियम में लिख दिया गया। ठीक, मजा आ रहा होगा, एकदम मजे से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसको ध्यान, इसमें क्या पढ़ोगे बताओ ना। इसको संचित निधि पर भारित है तो है, प्रशासनिक व्यय मतलब जो भी काम हो रहा है, जो भी खर्च हो रहा है, सब भारत की संचित निधि पर भारित। अब आपसे सवाल पूछेगा ना, इसलिए इसको तीनों पॉइंट को लिखवाया हूं, और अगर राष्ट्रीय वाले में नहीं लिखवाया हूं तो राष्ट्रीय वाले में भी लिख लीजिएगा इसी तीनों पॉइंट को। वहां का जो प्रशासनिक व्यय होगा, सदस्य सचिव का जो वेतन भत्ता होगा, या अधिकारी या कर्मचारी होगा, वो सबको वेतन भत्ते पेंशन। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ दे कि क्या पूछे, बता रहा हूं क्या पूछेगा। पूछेगा आपसे कभी कि जैसे जो इसका जो ये संरचना है, जिस संरचना में मुख्य संरक्षक है, कार्यकारी अध्यक्ष है और सदस्य है, तो सवाल आपसे घुमाने के लिए क्या पूछेगा कि कथन दे दिया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में निम्न कथनों पर विचार करिए। सबसे पहला कथन देगा कि इसका मुख्य संरक्षक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। दूसरा कथन दे दिया कि इसका कार्यकारी अध्यक्ष हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। तीसरा कथन दे दिया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सदस्यों का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। चौथा कथन दे दिया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सदस्य सचिव का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। तो वैसी स्थिति में आप कंफ्यूज क्या होंगे कि आप कंफ्यूज ये होंगे कि भैया सदस्य को, जब सदस्य सचिव को दे रहा है तो सदस्य को भी देता होगा, नहीं, लेकिन वहीं पे आप गड़बड़ फंस। अब आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि अगर मान लेते हैं हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश रहा है, यानी रिटायर हो चुका, अब रिटायर हो चुका, तो रिटायर होने के बाद अगर उसको हम यहां पे कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं तो उसका वेतन भत्ता कैसे निर्धारित होगा? तो उसका वेतन भत्ता राज्य सरकार निर्धारित करेगी। ठीक है, कौन सी धारा के अंतर्गत पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, धारा 4 के अंतर्गत, धारा 6 की उपधारा 4 के अंतर्गत पदावधि और शर्तें जो है ये सदस्य और सदस्य सचिव दोनों के लिए है। अब एक चीज और पूछना था ना, वो देखना था इसका, कार्यकारी अध्यक्ष जो होगा अगर वो रिटायर है तब की स्थिति में उसको कितना वेतन मिलेगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, इसके लिए कोई भी प्रावधान आपके अधिनियम में नहीं दिया गया। अरे यार, अच्छा ये पेन, कोई भी प्रावधान आपके अधिनियम में नहीं दिया गया है। तो सामान्य तौर पर जो अध्यक्ष होगा उसको वही वेतन मिलेगा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्यकालीन है तो भी उसको कोई अलग से पैसा नहीं मिल रहा है, तो रिटायर है तो भी उसको वही पैसा मिलेगा जो उसको मिलता है। क्लियर है? इतना डीप में मत जाओ,
कोई समस्या वो नहीं है, मैं तो कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते घुस जाता हूं तो पढ़ा देता हूं। अब धारा 6 की उपधारा 8 देखते हैं, उसमें भी हमने देखा था, अब इसमें भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा था एक, अब इसमें भी देख लेते हैं। धारा 6 की उपधारा 8, धारा 6 की उपधारा 8 क्या कहेगा? बहुत सामान्य सी बात करता है धारा 6 की उपधारा 8। सामान्य सी बात क्या कहते हैं कि जो भी ये प्राधिकरण है, इस प्राधिकरण के द्वारा कोई आदेश दिया जाएगा, कोई निर्णय किया जाएगा, कोई विनिश्चय किया जाएगा, ठीक। यदि प्राधिकरण कोई आदेश देता है, कोई निर्णय लेता है, तो इस आदेश या निर्णय पर को प्रमाणित करने वाला एक व्यक्ति होगा, जिसके बारे में आप पहले पढ़ भी चुके हैं। प्रमाणित करेगा, कौन करेगा? वही भैया सदस्य सचिव, उसका काम तो यही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, सदस्य सचिव को जो पावर है वो अध्यक्ष, सदस्य सचिव जो होगा अध्यक्ष के नियंत्रण और निर्देशन में काम करता है, यानी उसके डायरेक्शन और उसी के कंट्रोल में काम करता है। तो सदस्य सचिव जो है उसको जो भी पावर होंगे वो अध्यक्ष द्वारा दिए जाएंगे। अब ये जो है आदेश या निर्णय को प्रमाणित करने का पावर एक तो सदस्य सचिव को है, क्या यह पावर किसी और को भी दिया जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा हां, यह पावर अन्य किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को कौन देगा? तो कौन देगा? कार्यकारी अध्यक्ष। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जो सदस्य सचिव है, सचिव जो है वह अध्यक्ष के कंट्रोल में काम कर रहा है, उसके निर्देशन में काम कर रहा है, ठीक। तो सामान्य तौर पर यहां पर जो प्रमाणित करने की जिम्मेदारी है, अभी प्रमाणित सम्यक रूप से यानी सील साइन लगा रहेगा तभी तो पता चलेगा कि भैया प्राधिकरण ने आदेश दिया है। तो सील साइन अंतिम रूप से सदस्य सचिव ही लगाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां अगर ऐसी बदल जाती है कि अगर अध्यक्ष कहे कि मैं ये जिम्मेदारी किसी और को देता हूं तो किसी और को भी दे सकता है, अगर वो चाहे तो। चाहे सदस्य सचिव की नियुक्ति नहीं हो पाई है किसी कारण, तो भी तो काम चलाना है, तो किसी अधिकारी को दे दिया जो वरिष्ठ अधिकारी है, ठीक। अब धारा 6 की उपधारा 9 जो कि बहुत आसान उपधारा है, धारा 6 की उपधारा 9। धारा 6 की उपधारा 9 क्या कहता है? पहले तो इसकी संरचना देख लेते हैं। एक था मुख्य संरक्षक, ठीक। दूसरा था जो कि कार्यकारी अध्यक्ष था, तीसरा जो था वो सदस्य था। ये तो है। और एक प्रशासन के तौर पर देखेंगे तो एक सदस्य सचिव था, ठीक। अगर इसको छोड़ देता हूं सदस्य सचिव को, हमने देखा मुख्य संरक्षक जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, कार्यकारी अध्यक्ष जो होगा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, कार्यकारी जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है वो रहेगा। सदस्य मान लेते हैं सदस्य की संख्या कितनी होगी? तो सदस्य की संख्या उतनी ही होगी जितना कि राज्य सरकार निर्धारित करे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। मान लेता हूं एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक हो गया मुख्य संरक्षक, एक हो गया अध्यक्ष, और राज्य सरकार ने निर्धारित किया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेके कि 5 सदस्य होंगे। यानी अब ये जो राज्य प्राधिकरण बना ये कितना बन गया? टोटल 60 सदस्यीय बन गया। 7 सदस्य नहीं बोल सकते, ये तो संरक्षक है, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो अब इसको देखेंगे तो ये 6 सदस्य ही है।
संरक्षक है, मतलब वो केवल संरक्षण का काम करता है, बाकी जो मेन काम करेंगे वो कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे और सदस्य करेंगे। तो टोटल 6 सदस्य हो गए। अब किसी कारणवश 6 में से एक तो जो मेन है कार्यकारी अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति कर दी गई और इधर मात्र 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई, 2 सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में काम आता है धारा 6 की उपधारा 9। यही कहता है कि राज्य प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि राज्य प्राधिकरण में कोई पद रिक्त है या नियुक्ति में कोई त्रुटि है। ठीक, तो अगर पद रिक्त है तो भी इसका जो काम होगा वो विधि मान्य होगा, यानी लीगल होगा। और दूसरा, अगर मान लेते हैं कि कोई त्रुटि है, त्रुटि मतलब मान लेते हैं सदस्य का एक योग्यता निर्धारित किया गया कि राज्य सरकार और उसने क्या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मिलकर के योग्यता निर्धारित किया कि जो इसके जो सदस्य होंगे वो वकीलों को इनके सदस्य बनाए जाएंगे, और ऐसे वकील को सदस्य बनाया जाएगा जिनके पास 7 वर्ष का अनुभव हो। अब मान लेते हैं किसी एक ऐसे वकील को यहाँ पे सदस्य बना दिया गया है गलती से, चाहे जैसे भी, जिसके पास मात्र 6 वर्ष का ही अनुभव था। तो 6 वर्ष का अनुभव मतलब किसी प्रकार से गठन में क्या हो गई, त्रुटि हो गई, त्रुटि हो गई। तो क्या त्रुटि हो गई तो अब जो कार्यवाही होगी वो अविधि मान्य होगी? बोलेंगे नहीं, ये विधि मान्य ही होगी। ये कहता है क्योंकि उपधारा 6 की उपधारा 9 ये बात कहता है स्पष्ट तौर पर, इसीलिए। तो क्लियर है, यहां से प्रश्न पूछेगा, इसलिए इतना डिटेल में डीप में जाकर के बताया या समझाने की कोशिश किया। अब पढ़ रहे हैं तो एक धारा और ही पढ़ लेते हैं, राज्य प्राधिकरण के कृत्य। ठीक, ये सब में कुछ नहीं है, बस मैथ्स की तरह है, सब जगह वही मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर काम हो रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक, चलिए, सवाल आपसे धारा धारा से बहुत सारा नहीं पूछेगा, आपसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। और धारा आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, कंसेप्ट को भी याद करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ते जाओ, बस मजे मजे में आपको वीडियो देखना है, मजे मजे में वीडियो देखते जाइएगा तो काम आपका बनता जाएगा। ठीक, अब देखते हैं धारा 7 जो कि है राज्य प्राधिकरण के कृत्य। अरे यार, यहां लिखता हूं, धारा 7 राज्य प्राधिकरण के कृत्य। थोड़ा सा समय लगेगा, आ रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिए, कंटिन्यू करेंगे इसको क्लास को वॉशरूम से। जब क्लास में पानी पियो और एसी भी चले तो लगता ही है सुसु। सभी लोग जाते हैं, इसमें बोलने में कुछ शर्म नहीं,
और लंबी लंबी क्लासेस होती है, आप लोग का सिलेबस खत्म करना है, मुझे पढ़ाना है और कंप्लीट भी पढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में लंबा लंबा क्लास चलता है मेरा, मतलब कंटिन्यू बिना खाए पिए। आपको मालूम है आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह से बस मैं एक सेब खाया हूँ। अभी मेरे ख्याल से जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये देखिए 9:30 बज रहे, सॉरी 8:30 बज रहे। कई लोग बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे लाइव क्लास चाहिए, लाइव क्लास चाहिए। आप मेरे साथ पढ़ नहीं पाएंगे अगर लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा तो, आप देखेंगे रिकॉर्डेड। क्योंकि मैं 6 घंटे 7 घंटे अगर रिकॉर्ड करूंगा, आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लेंगे मेरे साथ, नहीं पढ़ पाएंगे, बड़ी मुश्किल हो। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं धारा 7, जिसमें कि हम देखेंगे राज्य प्राधिकरण के कृत्य। अब राज्य प्राधिकरण के कृत्य के अंतर्गत अगर ध्यान होगा आपको, तो हमने पढ़ा था उसमें राष्ट्रीय आयोग में, और राष्ट्रीय आयोग में हमने पढ़ा था कि जो, अगर होगा वो पेज तो मैं दिखा देता हूं, कि जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है उस हाँ ये देखिए, केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्य देखा था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के। तो उसमें हमने देखा था कि नियंत्रण, समन्वय, नीति निर्धारण, प्रोत्साहन, योजना, निधि आवंटन, प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान, संवर्धन, मूल्यांकन, ये सब करता है, लेकिन कभी भी ये एग्जीक्यूशन का काम नहीं करता, क्रियान्वयन का काम नहीं करता है। वो सुप्रीम बॉडी है, वो बताता है अपने लोगों को कि आपको क्रियान्वित कैसे करना है। और मैंने यह भी बताया था कि हम जब राज्य प्राधिकरण पढ़ेंगे तो राज्य प्राधिकरण में फिर क्रियान्वयन वाला मुद्दा आएगा, क्रियान्वयन वाला बात चलेगा। तो राज्य प्राधिकरण के अंतर्गत, राज्य प्राधिकरण के कृत्य के अंतर्गत हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। जो कि पहला भाग होगा जिसको हम बोलेंगे उपधारा 1, और दूसरा भाग होगा जिसको हम बोलेंगे उपधारा 2। उपधारा 1 सामान्य सी बात कहता है, बहुत सामान्य सी बात, कि राज्य प्राधिकरण का सबसे पहला कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा, कि जो केंद्रीय प्राधिकरण है, केंद्रीय प्राधिकरण कहने का मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जो केंद्रीय प्राधिकरण है, ये केंद्रीय प्राधिकरण का काम क्या है, मुख्य रूप से नीति बनाना, मूल्यांकन करना, ये सब चीजें इसका काम है। लेकिन अभी फोकस करते हैं नीति बनाने पर। तो केंद्रीय प्राधिकरण जो नीति बनाएगा या जो निर्देश देगा, निर्देश, डायरेक्शन, जो भी करेगा, नीति बनाएगा या नीति निर्देश देगा, इसको राज्य प्राधिकरण क्या करेगा, कार्यान्वित करेगा, कार्यान्वित, कार्यान्वित करेगा। बस यही था। कौन करेगा कार्यान्वित, तो राज्य प्राधिकरण। यानी अभी हमने पहली बार क्रियान्वयन की बात की है, इससे पहले सब नीति, निर्देश, डायरेक्शन, नियंत्रण, प्रचार प्रसार, 3-13 वो सब काम करते थे। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, प्रचार प्रसार के विषय में अगर केंद्रीय प्राधिकरण कहता है राज्य प्राधिकरण को, तो जो भी नीति देगा, जो भी नीति बनाएगा, जो भी निर्देश देगा, उसको इसको फॉलो करना है, और फॉलो करके उसको क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूट करने का काम करना है। ठीक, तो ये रहा पहला बात। अब दूसरा बात देखते हैं, जो कि उपधारा 2 में बताया गया है। वो कहता है कि उपधारा 2 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो अधिनियम के अधीन मानदंडों को पूरित करता है। यानी कुल मिला के क्रियान्वयन का काम तो किया ही। दूसरा, इसके अंतर्गत का नंबर पॉइंट क्या है इसका, विधिक सेवा देना। अब आपको वकील चाहिए, आप गरीब वर्ग से आते हैं, दुर्बल वर्ग से आते हैं, तो आपको कहां जाना है, राज्य प्राधिकरण के पास। यहां से बात क्लियर हो गया। ठीक, कि क्रियान्वित करने वाला काम तो यही कर रहा है। दूसरा बात, विधिक सेवा देने का काम यहीं से शुरू होता है, राज्य प्राधिकरण से। अब राज्य प्राधिकरण विधिक सेवा देने के लिए जरूरी नहीं है
कि रायपुर में इसका ब्रांच ऑफिस है तो रायपुर से ही देगा। अब हो सकता है आगे हम लोग जिला प्राधिकरण है तो ये सौंप सकता है अपने काम जिला प्राधिकरण को। क्यों? क्योंकि मैं तो जब मैं मान लेते हैं बलरामपुर के कहीं किसी कृष्णनगर धमनी से हूं, बलरामपुर का एक जगह है कृष्णनगर धमनी, बहुत पिछड़ा एरिया माना जाता है। वहां जाने के लिए एक बार मैं अपने जीवन काल में गया तो कई नदी नाले, अजगर, सर्प, विषधर सरकते थे उधर। कभी भी भालुओं के हमला का खतरा होता था। बंदर तो खैर नहीं थे, लेकिन तरह तरह के जीव और छोटे छोटे नदी नाले जिसमें कोई पुल नहीं, जंगलों के बीच से जाना होता था, वो पिछड़ा एरिया। अब वहां से किसी को विधिक सेवा लेना है तो वो आदमी तो पहले अपने स्टेट यहां रायपुर नहीं आ पाएगा, तो वो विधिक सेवा कहां से पाएगा? और विधिक सेवा प्राधिकरण बनाने का ही उद्देश्य है कि दुर्बल से दुर्बल आदमियों, कमजोर से खत्म, एकदम कुछ नहीं कर पा रहे तो भी वो विधिक सेवा ले ही ले, तो वो नहीं आ पाएगा वहां। तो हो सकता है कि आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य प्राधिकरण जो है ये काम अपना जिला प्राधिकरण को सौंप दे, या जिला प्राधिकरण अपना काम तालुक प्राधिकरण को सौंप दे, किसी को सौंप दे, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी विधिक सेवा देने की किसकी है? इसी राज्य प्राधिकरण की। कौन लोगों को विधिक सेवा देगा ये? तो जो भी शर्त पूरा करेंगे। अभी शर्त भी पढ़ेंगे, धारा 12 में शर्त भी पढ़ना है, शर्त पूरा करें। ख नंबर पॉइंट, और क्या करेगा? लोक अदालत संचालन करने का काम करेगा अपने राज्य के अंदर। लोक अदालत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी बस लोक अदालत समझ लीजिए। लोक अदालत का मतलब क्या है जानते हो? सामान्य सा रहता है, इसमें क्या बोलते हैं, बीच में आपस में मध्यस्थता करता है कोई, मध्यस्थता के माध्यम से दोनों लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, फिर कोर्ट से मामला खत्म हो जाता है। अब इसमें जो लोक अदालत संचालित करेगा, इसमें अगर हाई कोर्ट में कोई मामला है, हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट के मामला, हाई कोर्ट के मामले, हाई कोर्ट के मामले भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। यानी हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है उसके लिए भी लोक अदालत ये लगाएगा। क्लियर है? तो जैसे लोक अदालत में उन्हीं का निपटारा होगा जिनका कोई कोर्ट में केस चलता रहता है, ठीक है। या फिर अलग भी होता है, जैसे हाँ मुख्य रूप से केस वाला ही रहता है। आगे हम लोग लोक अदालत पढ़ेंगे तो और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगला नंबर पॉइंट जो ग नंबर पॉइंट में काम करेगा उसको देखें। ग नंबर पॉइंट में तो एक तो निवारक उपाय करेगा। निवारक उपाय मतलब निवारक और अनुकूल विधिक सहायता, दो बातें की गई। निवारक एवं अनुकूल विधिक सहायता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसा विधिक सहायता देगा जिससे जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है, मतलब विधिक सहायता कहने का मतलब, विधिक सेवा कहने का मतलब क्या है, तो वकील भी दे सकता है, सलाह भी दे सकता है। जैसा कि हमने विधिक सेवा का परिभाषा पढ़ा था, उसका मतलब पढ़ा था धारा 2 के अंतर्गत। तो विधिक सेवा ऐसा देगा जिससे कि उसका समस्या निवारण हो जाए या फिर अनुकूल हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि फर्जी टाइप का कोई विधिक सेवा कोई सलाह दे दे। और घ नंबर पॉइंट जो है वो कहेगा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो राज्य प्राधिकरण विनियमों द्वारा नियमित करे। यानी अन्य
क्या बोलते हैं उसको, अन्य कृत्य कुछ होंगे, अन्य कृत्य। ये अन्य कृत्य कौन देगा, तो केंद्रीय प्राधिकरण देगा। इनको भी इसका, उसको भी इसको काम करना है। ठीक, चलिए, तो यहां तक बात खत्म होगी। अब हम देखते हैं धारा 8, जो कि कहता है राज्य प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों आदि से के समन्वय से कार्य करना और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निर्देशों के अधीन होना। ये थोड़ा लंबा धारा का नाम लिखा है और ये हमारा अंतिम धारा पढ़ेंगे, धारा 8। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे धारा 8 का क, जो कि राज्य विधिक सेवा समिति का गठन करेगा। ठीक, तो अब देखते हैं धारा 8। और धारा 8 को थोड़ा सा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत मतलब लंबा नहीं है, लेकिन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। 8 धारा 8 ही वो धारा है जो बताता है कि जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वह केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कंट्रोल में काम करेगा। यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात को माननी ही पड़ेगी, उसके निर्देश को मानना ही पड़ेगा। वही बताता है धारा 8। तो धारा 8 का जो नाम है वो लगता है राज्य प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों, राज्य प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों आदि के समन्वय से कार्य करना, आदि के समन्वय से कार्य करना और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन होना, और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन होना। बहुत लंबा है लेकिन इसको समझना उतना ही आसान है। धारा 8 को, धारा 8 क्या कहता है, देखिए लिखता है राज्य सरकार अपने कृत्यों के निर्वहन में, राज्य प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन में अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी स्वैच्छिक समाज संगठनों, विश्वविद्यालय, निर्धनों के लिए विधिक सहायता के उद्देश्य से संवर्धन के कार्य में लगे हुए निकायों के समन्वय से समुचित रूप से कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों को मार्गदर्शित होगा जो कि केंद्रीय प्राधिकरण लिखित रूप में दे। मतलब जैसे वहां पर राष्ट्रीय प्राधिकरण समन्वय कर रहा था, जैसे जिला प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण से समन्वय कर रहा था, विश्वविद्यालयों से, या कोई एनजीओ है तो वो लोग उससे समन्वय कर रहा था, उसको प्रोत्साहित करने का काम कर रहा था, वही काम यहाँ पे राज्य प्राधिकरण करेगा। ठीक, अपने राज्य के भीतर। दूसरी बात, जो भी केंद्रीय प्राधिकरण के लिखित निर्देश आएंगे उस लिखित निर्देश को राज्य प्राधिकरण को मानना पड़ेगा। बस क्लियर है। वैसे धारा 8 से आपसे सवाल शायद ना पूछे। ठीक, तो अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहां पर हम देखेंगे धारा 8 का क। चलिए धारा 8 का क पढ़ ही लेते हैं, कहां अगला वीडियो देखेंगे। ठीक, धारा 8 का क ही पढ़ लेते हैं। जाहिर सी बात है धारा 8 का क है, तो धारा 8 का क जो है वो पहले तो नहीं रहा हुआ, पहले तो नहीं रहा होगा, यानी इसको बाद में शामिल किया गया। कब किया गया? 1994 का जो संशोधन हुआ उस संशोधन में इसको शामिल किया गया, यानी इसमें जोड़ा गया धारा 8 का। पहले धारा 8 के बाद सीधे धारा 9 आ जाता, लेकिन उस बीच में अब धारा 8 क पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसको संशोधन में जोड़ दिया गया। क्लियर है? थोड़ी क्लासेस मेरी लंबी हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे पढ़ाने में कोई कोताही किया।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, धारा 8 का क्या है, क क्या है, पूछ सकता है धारा 8 का कब जुड़ा है, इसलिए मैं बता देता हूं बीच बीच में। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जैसे वहां पे हमने देखा था सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, वैसे ही यहां उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को कौन बनाया था, केंद्रीय प्राधिकरण ने बनाया था। उसी प्रकार से यहां पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को कौन बनाएगा, तो इसका पहला देखेंगे धारा 8 का उपधारा 1 कि जो राज्य प्राधिकरण है, राज्य प्राधिकरण मतलब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जो राज्य प्राधिकरण है वो बनाएगा किसको, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को, ठीक, विधिक सेवा समिति को यह बनाने का काम करेगा। आपके अधिनियम में लिखा है राज्य प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाए, उच्च न्यायालय के लिए एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जाएगा। इसका मतलब बहुत सामान्य सी बात है कि ये जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है इसको कौन सा कार्य करना है ये कौन बताएगा, राज्य प्राधिकरण बताएगा। यही तो बताएगा कि कौन कौन सा कार्य करना है, क्योंकि ये इसी के कंट्रोल में काम करेगा ना, ध्यान रखना है। राज्य प्राधिकरण के कंट्रोल में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कार्य करेगा। क्लियर है। अब उपधारा 2 आ जाइए जो कि बताएगा कि इसकी संरचना कैसी होगी, जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है इसकी संरचना कैसे होगी। संरचना कौन कौन से लोगों से मिलकर के बनेगा, तो सबसे पहले बात, संरचना में आगे बढ़ने से पहले ये जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है इसके जो भी पदाधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा। सबसे पहला सवाल तो यहीं पर लिख लेते हैं। तो इसकी नियुक्ति करने की जिम्मेदारी होगी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। अच्छा, क्या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा तो अपने मन से कर सकता है? आपका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्ति कर रहा है या नाम निर्देशन वाला नियुक्ति कर रहा है। नाम निर्देशन वाला नियुक्ति कहने का मतलब क्या है? नाम निर्देशन मतलब किसी एक को कह दिया कि तुम अब इसके सदस्य हो गए या तुम उसके अध्यक्ष हो गए तो फिर वही अध्यक्ष या सदस्य बन जाएगा। यानी नाम निर्देशित करेगा वही इसके अंतर्गत वैसे ही नियुक्त हो जाएगा। जैसे नाम निर्देशित किया वैसे नियुक्त हो गया। जैसे वहां पर देखा था उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नाम निर्देशित करता था और नियुक्त हो जाता था। तो इसके अंतर्गत अब कौन कौन से होंगे व्यक्ति, तो सबसे पहला तो व्यक्ति होगा जो होगा क नंबर पॉइंट, जो कि होगा इसका अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा इसको भी देखेंगे। ख नंबर पॉइंट देखते हैं जो कि इसका होगा सदस्य। ग नंबर पॉइंट देखते हैं जो कि होगा इसका, बस दो ही तो होते हैं ना, क ख तो। अच्छा वो तो उसमें देखे थे ना, संरक्षक वाला हो जाता था इसलिए क ख ग 3 हो जाता। सबसे पहला इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, तो हाई कोर्ट का कोई कार्यकालीन न्यायाधीश, सॉरी न्यायाधीश का स्पेलिंग हो गया गलत। हाई कोर्ट का कोई कार्यकालीन न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा,
हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बताएगा कि तुम अब इसके अध्यक्ष हो गए, तो वही अध्यक्ष हो जाएंगे। दूसरा, सदस्य नियुक्त करेंगे तो सबसे पहली बात तो सदस्य की संख्या की बात की जाएगी कि कितनी संख्या होगी सदस्य की। चूंकि यहां सदस्य जो है वो किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई न्यायाधीश नहीं है, तो उसका योग्यता और अर्हता की बात की जाएगी। अनुभव जो भी हो, योग्यता एवं अर्हता, ठीक। तो संख्या कितनी होगी यह निर्धारित कौन करता है? कौन करेगा? संख्या कितनी होगी यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सदस्य लिख दिया हूं क्या? संख्या होगा ना। संख्या, योग्यता या अर्हता यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी यहां पे दी है राज्य प्राधिकरण। अब यहां पे एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज होकर गुम हो जाइएगा। जब हम राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात किए थे और उसमें हम सदस्यों की नियुक्ति की बात किए थे, तो सदस्यों की संख्या, योग्यता और अर्हता ये सब निर्धारित करने का काम कौन करता था? वहां पे केंद्र सरकार करता था, ठीक। राज्य प्राधिकरण में ये अलग है, इसलिए इसको पॉइंट आउट जरूर करिएगा। इसको मैं लाल में लिख देता हूं, लाल कवर कर देता हूं, लाल, कि अगर ये बात केंद्रीय प्राधिकरण की होती तो ये काम जहां पर ये कर रहा है राज्य प्राधिकरण, ये काम करता कौन? केंद्र सरकार, ठीक। केंद्र सरकार करता, इसीलिए आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है। मैं आपको उसको एक बार और उसको कंफर्म करके बता देता हूं। हाँ, केंद्र सरकार करता, केंद्र सरकार ही इसके लिए नियम बनाता, सब चीजें। लेकिन यहां पर जो बनाने वाला है वह है राज्य प्राधिकरण, ठीक। राज्य प्राधिकरण यहां पे बना रहा है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि यहां से प्रश्न घुमा सकता है। और अगर कभी जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि केंद्रीय प्राधिकरण नहीं यार, इसको बात सर्वोच्च न्यायालय वाला प्राधिकरण जो सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करो। सर्वोच्च न्यायालय वाला विधिक सेवा समिति होता, समिति, तब की स्थिति में इसके जो सदस्य थे, इनका जो योग्यता, अर्हता या संख्या होता उसको केंद्र सरकार निर्धारित करती, लेकिन यहां पर राज्य प्राधिकरण ही निर्धारित कर रहा है। यहां से प्रश्न आपसे ऐसे तो नहीं पूछेगा, ऐसे आप लोग फंसेंगे भी नहीं, लेकिन फंसेंगे कब जान रहे हैं? जब आपसे कथन वाला प्रश्न पूछ लेगा, और कथन वाले प्रश्न में एक बार बोलेगा कि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, योग्यता और अर्हता केंद्र सरकार निर्धारित करती है। और दूसरा लाइन लिख देगा कि जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है उसके सदस्यों की योग्यता, अर्हता या जो भी है संख्या राज्य सरकार निर्धारित करती है। तो वहीं पे आप फंस जाएंगे, इसीलिए इसको ध्यान रखना भाई, ठीक, कि सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार कर रही थी, लेकिन यहां पर राज्य प्राधिकरण ही कर रहा है, राज्य सरकार नहीं कर रही। तो अब ये बात तो क्लियर हो गया कि अध्यक्ष का नियुक्ति भी कौन कर रहा है? तो जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसकी भी नियुक्ति, इसका जो क्या बोलते हैं, योग्यता, अर्हता को निर्धारित कर रहा है राज्य प्राधिकरण, यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करेगा?
तो यही मुख्य न्यायाधीश ही करेगा ना, बस ये निर्धारित कर रहा है, बाकी सब काम किसका करना है, सब काम जो नियुक्ति वाला काम करेगा, नाम निर्देशन का काम करेगा, वो मुख्य न्यायाधीश करेगा। जैसे वहां पर जो भी नियुक्ति कर रहा था उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अंतर्गत, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कर रहा था, उसी प्रकार से यहां करेगा। ठीक, अब एक समिति बन गई, तो जाहिर सी बात है जब समिति बन गई तो समिति के लिए एक सचिव भी चाहिए। ठीक, जैसे वहां पर हमने सचिव बनाया था उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा समिति में, वैसे यहां पर भी सचिव बनेगा। चूंकि एक समिति बन रही है तो इस समिति के लिए एक सचिव चाहिए। यह सदस्य सचिव नहीं होगा, ध्यान रखने वाली बात है, केवल सचिव होगा। तो धारा 8 क की उपधारा 3 के अंतर्गत बात की गई है किसकी, सचिव की। अब आपके मन में सोच के बताइए कि सचिव की नियुक्ति कौन करेगा, बिना देखे अगर सोच करके बता सकते हैं। वहां पे सचिव की नियुक्ति कौन किया था उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो यहां पे कौन करेगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करेगा, समिति में सारे अधिकार जो है किसके पास है, मुख्य न्यायाधीश के पास। तो यहां पर भी समिति पर बात हो रहा है, तो यहां पर भी सारे अधिकार किसके पास होंगे, मुख्य न्यायाधीश के पास। खासकर नियुक्ति वाले तो हैं ही हैं। ठीक, नियुक्ति कौन कर रहा है, मुख्य न्यायाधीश ही कर रहा है। लेकिन कौन इसका सचिव बन सकता है, उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या अनुभव होना चाहिए। इस सचिव की योग्यता, अर्हता, या अनुभव, ये कौन निर्धारित करता है भैया, तो ये निर्धारित करेगी राज्य सरकार। सब वैसा ही है जैसा कि राष्ट्रीय स्तर वाला में था। फर्क कहां पड़ा है, तो केवल इसमें पड़ा है सदस्य वाले में, कि यहां पर उसकी योग्यता, अर्हता और संख्या सब निर्धारित कर रहा है राज्य प्राधिकरण, जबकि वहां पर जो निर्धारित करता था वो केंद्र सरकार करती थी। बाकी वहां पर भी जो सचिव होता था, उस सचिव का अर्हता, योग्यता, अनुभव कौन निर्धारित करता था, केंद्र सरकार ही करता था। और नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करते थे समिति के लिए। ठीक, अब उपधारा 3 हो गया। उपधारा 4 देखते हैं। समिति के सदस्य सचिव की पदावधि और अन्य शर्तें राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा आधारित होंगे। तीसरा नंबर, चौथा नंबर उपधारा 4 देखते हैं। ये जो सचिव बनाए हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके विषय में बात करते हैं। ठीक, दो की बात करेंगे। पहला तो यहां पे चलेंगे, अगर इस समिति में देखेंगे तो पहला तो मुख्य न्यायाधीश है, जिसका कोई मामला नहीं है, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। हाँ, नहीं, ये एक न्यायाधीश है कार्यकालीन, तो ये तो वहीं से पैसा पा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जज है उस, ये सदस्य जिसका योग्यता और अर्हता निर्धारित करेगा, तो इसको वेतन भत्ता आदि तो देना पड़ेगा। इसके अलावा जो सचिव की नियुक्ति हुई, इसका भी तो वेतन भत्ता देना पड़ेगा, ये सब चीजें देनी पड़ेगी। या फिर उसका पदावधि क्या होगा, अन्य शर्तें क्या होगी। तो जो सदस्य है और सचिव जो है, इनके विषय में पदावधि और अन्य शर्तें कैसे निर्धारित होंगी, कौन निर्धारित करेगा। तो सदस्य और सचिव के लिए पदावधि और अन्य शर्तें जो बनाएगा, वो बनाएगा कौन, राज्य प्राधिकरण। जैसे वहां पर राष्ट्रीय प्राधिकरण बना रहा था, वैसे यहां पर कौन बनाएगा, राज्य प्राधिकरण। ठीक, अब देखते हैं उपधारा 5। अब आसान है, जैसा उसमें था सेम तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उपधारा 5 क्या कहते हैं,
समिति के कृत्य दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति उतने राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को विहित किए जाएंगे। ठीक, क्या लिखा है, एक मिनट रुकिए देख लेते हैं। समिति अपने कृत्यों को दक्षता उतने अधिकारी को, अच्छा, अब कहता है ये समिति जो है, समिति में देखा हमने अध्यक्ष है और सदस्य हैं, एक सचिव भी है, लेकिन उतने में तो काम चलेगा नहीं, तो इसको और कर्मचारी और अधिकारी चाहिए। कितने अधिकारी और कर्मचारी चाहिए, कौन बताएगा? खुद यही बताएगा, जो समिति है वही बताएगा। यही समिति बताएगा कि कितने अधिकारी और कर्मचारी चाहिए। और संख्या निर्धारित कौन करेगा? संख्या समिति निर्धारित करेगी। समिति मतलब उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति। इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? तो यही समिति करेगी। नियुक्ति का मतलब समिति का मतलब दोनों का काम कौन करेगा? तो समिति करेगी। कौन सी समिति? उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति। नियुक्ति का काम भी यही करेगा और संख्या भी यही बताएगा। संख्या क्यों बताएगा ये? क्योंकि कितना कर्मचारी अधिकारी में काम चल जाएगा इसको कौन बताएगा? वही खुद ही बता सकता है। ठीक, लेकिन इनके लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी नियुक्ति किसी को भी ले लेगा क्या? कि डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, उसी को लेगा। अब क्या पता, जो भी है, नियम क्या होगा, नियुक्ति नियम, भर्ती प्रक्रिया, ये नियम कौन बनाएगी? तो राज्य सरकार बनाएगी। खुद से बना लेगी क्या? नहीं, जो भी काम करना है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। क्लियर है? अब देखते हैं धारा 6, समिति अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते क्या होंगे, उसके विषय में बात करता है। तो अब देख लेते हैं, जो ये अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, इसका वेतन भत्ता आदि के बारे में उपधारा 6 में देखेंगे ना। तो अब देखते हैं उपधारा 6, अधिकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते और अन्य जो भी सुविधाएं मिलेंगी उसके बारे में बात करता है। वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें भी लिख देता हूं। सेवा शर्तें क्या होगी? राज्य सरकार निर्धारित करेगी। पैसा का बात आता है तुरंत निर्धारित करने आ जाता है राज्य सरकार, नहीं, राज्य सरकार निर्धारित करेगी, लेकिन इसको परामर्श लेना पड़ेगा किससे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नहीं तो पता चला कम पैसा दे दिया, वे लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बताएगा भाई इतना पैसा होना चाहिए मिनिमम, तो उतना ही पैसा दे दिया जाएगा। तो धारा 8 हमारा खत्म हो गया। धारा 8 का भी खत्म हो गया। धारा 9 भी देख ले क्या? कितना टाइम हो गया? नहीं, 1.5 घंटा हो गया। अब नहीं, अब छोड़ देना चाहिए। तो अब हम देखेंगे अगले वीडियो में धारा 9, जिसमें हम देखेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। और ऐसे करते करते हमारा क्लास जो है आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, छोटा छोटा है, अब ज्यादा नहीं है हमको। चलिए, तो अब अगली क्लास में देखेंगे धारा 9 से, जो कि है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नीचे काम करेगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।